नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, राजनीति, समाज और आपके लिए जरूरी हर खबर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए भारत की रीढ़ हैं स्टार्टअप्स। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में स्टार्टअप सम्मेलन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उद्योग जगत से युवा स्टार्टअप्स के सपनों को साकार करने की अपील। देश में स्वास्थ्य सेवा में क्रांति का गवाह बनी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत के 7 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। योजना के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बदली तस्वीर। मोरक्को में भारत की पहली विदेश डिफेंस यूनिट शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक का विकास। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड पर काम। फिल्मी सितारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को मिला नेशनल अवार्ड का सम्मान। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ सिंगर जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार। लाखों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। और आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, जहां बात होगी स्टार्टअप्स की जो नए विचारों से बदल रहे हैं। भारत का भविष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में आज शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स नए भारत की रीढ़ बन रहे हैं। गांधीनगर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश की युवा शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले 3 वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। मोदी जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्वस्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। इस स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मोदी जी ने कहा था, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था। और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है। ये जमीन पर उतर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 सालों में स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अब ये छोटे शहरों और अलग अलग समुदायों तक भी पहुंच गए हैं। इसका बड़ा फायदा ये हुआ है कि देश भर में 17,90,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से अपील भी की कि वो नए स्टार्टअप्स में निवेश करें। साथ ही उन्होंने उद्यमियों को कृषि, पर्यटन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि गुजरात में 16,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और राज्य में इस दिशा में बेहतरीन काम हुआ है। बाकी राज्यों को भी उन्होंने सलाह दी कि वो गुजरात के सफल आई हब मॉडल से सीख लें। 56 इंडस्ट्री और 196 सेक्टर में हमारे स्टार्टअपों ने काम किया है, परंतु आईटी सेक्टर में 21,000 स्टार्टअप, हेल्थ केयर में 17,000 स्टार्टअप। और मैं यही बात करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान भी स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं। भारत जैसे बड़े देश में जब हेल्थ सेक्टर में एक स्टार्टअप आता है तो करोड़ों करोड़ों गरीब दर्दियों के लिए ये आशीर्वाद का कारण है। और सेवा और कृषि में भी मैं फिर से कहना चाहता हूं, कृषि और ग्रामीण विकास में भी 11,000 स्टार्टअप आए हैं। एजुकेशन में 11,000 स्टार्टअप आए हैं। और मित्रों, हमारे स्टार्टअप अब टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी पहुंच चुके हैं। 37% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी में पहुंचे हैं। और आज 1 लाख स्टार्टअप, इसमें से 1 लाख स्टार्टअप में से 52%, जो 2016 में 37% था, आज 52% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 में पहुंच चुके हैं। और भारत के 770 जिलों में भी एकदम फैलकर स्टार्टअप ने अपना काम बढ़ाया है। ये हमें भी बताता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इस देश का मजबूत हो चुका है। और विशेषकर बच्चे बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि 48% स्टार्टअप हमारी बहनें, हमारी महिलाओं ने बनाए। भाई जोर से ताली बजाइए जरा पूरा सदन। 48% मतलब बरोबर आबादी के हिसाब से हमारी बहनों ने स्टार्टअप बनाए हैं। और मुझे तो एक पुराना उक्ति है संस्कृत का सुभाषी से कि जिस देश की मातृशक्ति उद्यमिता से भर जाए, वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, लक्ष्मी को निवास करना ही पड़ता है। 48% स्टार्टअप बहनों ने बनाए हैं। और उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी 900 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैशबोर्ड की शुरुआत भी की गई। साथ ही 75 प्रेरणादायक स्टार्टअप्स पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर स्टार्टअप्स, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 1,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 5,000 इनोवेटर्स और 100 उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका सीधा सरोकार है आपकी और हमारी सेहत से। आयुष्मान भारत के कारण भारत स्वास्थ्य सेवा में क्रांति का गवाह बन रहा है। आयुष्मान भारत योजना ने भारत की स्वास्थ्य सेवा में एक नई क्रांति लाई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये योजना देश के करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया कि संवेदनशीलता, तकनीक और संकल्प से कैसे आम आदमी को सशक्त किया जा सकता है। इस योजना से देश की स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इससे 55 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ये परिवारों को 5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे देश भर में कैशलेस और कागज रहित उपचार संभव हो पाया है। इस योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अस्पतालों में पंजीकरण करवाया। 1 करोड़ 48 लाख लोगों को कैशलेस की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत की उल्लेखनीय सफलता सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। सितंबर 2018 में रांची से शुरू की गई ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। और अब खबर भारत की बढ़ती सौर ऊर्जा ताकत से जुड़ी हुई।
भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 3,343 गीगावाट है। दिल्ली में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की एक रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम भारत में निवेश बढ़ाएगा, नई तकनीक को बढ़ावा देगा और आने वाले वर्षों में भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाएगा। रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 3,343 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 800 गीगावाट से ज्यादा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। पावर कितना कम दाम में हम हमारा इंडस्ट्री को देते हैं, उतना इंडस्ट्री भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। जहां इन्वेस्टमेंट आता है जॉब क्रिएशन होता है। जहां जॉब क्रिएशन एक तो इंडस्ट्री से होता है और इसके लिए भी जो हम सोलार लगाते हैं तो डिसेंट्रलाइज्ड जॉब क्रिएशन होता है। एक टायर 2 सिटी में, तहसील प्लेस में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, टायर 2 सिटी में एक क्रिएट होता है। सो डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन होता है, डिसेंट्रलाइज्ड जॉब जनरेशन होता है और कॉस्ट ऑफ द पावर इज ऑल्सो लेस एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। और अब बात आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक साझेदारी से जुड़ी खबर की। भारत और मोरक्को के बीच रक्षा क्षेत्र में नई साझेदारी हुई है। भारत ने अपनी पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मोरक्को में शुरू की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मोरक्को के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बेरिचड में टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को की नई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट के शुरू होने से भारत और मोरक्को के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा। समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, बल्कि मेक विद फ्रेंड्स और मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यूनिट सिर्फ मोरक्को ही नहीं, बल्कि दुनिया की रक्षा जरूरतों को पूरा करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्लांट आगे चलकर अनुसंधान, डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनेगा। यहां युवाओं को नए मौके मिलेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और भारत मोरक्को दोनों को फायदा होगा। मेक इन इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाएगा। ब्रेशिट में स्थापित हो रही यह फैसिलिटी हमारे उसी विजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, यह फैसिलिटी यह भी दिखाती है कि इंडियन इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। यह पार्टनरशिप का एक ऐसा मॉडल है जो सॉवरेंटी का सम्मान करता है, लोकल कैपेसिटी को मजबूत करता है और ग्लोबल पीस में योगदान भी दे रहा है। और इन तमाम अहम खबरों के बाद अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़े अपडेट्स पर। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भोजन केवल पोषण नहीं है, बल्कि ये ऐसी शक्ति है जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक सद्भाव को आकार देती है। भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को उन्नत बनाने और वैश्विक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने में FSSAI और मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका की उन्होंने सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजपुरा मोहाली के बीच नई रेलवे लाइन की घोषणा उन्होंने की। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य की राजधानी से सीधे और शॉर्ट रेल कनेक्टिविटी की काफी समय से मांग की जा रही थी। साथ ही फिरोजपुर, कैंट से भटिंडा और पटियाला के रास्ते दिल्ली के मार्ग पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव की उन्होंने जानकारी दी। इस मौके पर राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। दिल्ली में आज भारत की नवाचार गाथा पाथवेज टू प्रोग्रेस शीर्षक के विश्लेषण और अंतर्दृष्टि पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार 139 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के परिदृश्य में नवाचार राष्ट्रीय वरीयता का विषय बन चुका है।
आयुष मंत्रालय ने गोवा में आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट थीम के साथ 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया। इसमें गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर आयुर्वेद की बढ़ती प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। इस मौके पर आयुर्वेद और संबद्ध विज्ञान में विशेष योगदान देने वालों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में भारत माता के वीर सपूत हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत के 107वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर दलपत सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 26 वर्ष की आयु में सर्वोच्च बलिदान दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ने उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। पूर्व स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। एजेंसी ने एस हरफनमौला से पूछताछ की और धन शोधन विनिरोधक अधिनियम के तहत उनके बयान भी दर्ज किए हैं। ईडी इससे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा और कई फिल्मी सितारों से भी पूछताछ कर चुकी है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी ने अनुकूल मॉनसून के बीच मजबूत घरेलू मांग का हवाला दिया और इसे 6.5% पर कायम रखा। अप्रैल से जून तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जुलाई 2025 के लिए अंतरिम पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 21,04,000 सदस्यों की कुल वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2024 की तुलना में कुल वेतन वृद्धि में 5.5% की वृद्धि हुई। ये रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दिखाता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2025 में लगभग 9,79,000 नए सदस्यों को रजिस्टर किया। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य और असैन्य विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की समय सीमा 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अप्रैल से ही दोनों देशों ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है। भारत और पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद रखने की अवधि बढ़ाने के सिलसिले में नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जिससे इजराइल शांति से रह सकेगा। और अब बात भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज सितारों की महफिल सजी नजर आई। सितारों का ये जमावड़ा एक खास मौके पर विज्ञान भवन पहुंचा था और ये खास मौका था 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को फिल्म बारबी फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। समारोह में मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। वहीं द केरल स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी कटहल। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अनुभवी अभिनेता विजय राघवन और मुथुपिट्टई सोमू भास्कर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। साथ ही फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला। दोनों ही फिल्मों ने अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले
मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवी और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। सबसे पहले जूरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना फेयर और थॉटफुल सिलेक्शन किया आपने, और उसके बाद में जितने भी लोगों ने आज अवार्ड्स जीते हैं, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे ज्यादा अप्लॉज होना चाहिए आज रियल ओजी मोहनलाल जी के लिए। तंगलुरु उग्रम एक्टर, ट्रू लेजेंड, गिव अ लाउड शाउट आउट। हॉल में आवाज सफिशिएंट नहीं है, और तेज। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्वर्ण कमल, रजत कमल शामिल होते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शॉल दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को स्वर्ण कमल और 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड फिल्म को रजत कमल और 1.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म को स्वर्ण कमल और 1.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को रजत कमल और 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, जबकि साल 1969 में नेशनल अवार्ड में हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के सम्मान में नई कैटेगरी दादा साहब फाल्के अवार्ड को शामिल किया गया था। साल 2023 की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा इस साल 1 अगस्त को की गई। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 साल की देरी से दिए जा रहे हैं। बात मौसम से जुड़ी खबर की। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसके आसपास के क्षेत्रों में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी भरने से यातायात ठप हो गया है। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। बारिश की वजह से रेल और मेट्रो यातायात भी प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश से हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसके कारण कम से कम 30 उड़ानें रद्द कर दी गईं और काफी अन्य उड़ानों में भी देरी हुई। मौसम विभाग ने दक्षिण 24 परगना में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 अन्य जिलों पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पूर्वी वर्धमान, हावड़ा और हुगली में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
और आइए बुलेटिन में अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान को प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल विकसित भारत बिल्डथॉन का आयोजन करेंगे। बिल्डथॉन देश भर के 1.5 लाख स्कूलों के 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को 4 विषयों के तहत प्रारूप बनाने, डिजाइन तैयार करने और विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। बीजेपी विधायक गणेश गांवकर ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की उपस्थिति में गोवा विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव 25 सितंबर को होने वाले हैं। अध्यक्ष पद पिछले महीने रमेश तवड़कर के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था, जो राज्य के मंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भारी बारिश और नुकसान को लेकर कैबिनेट बैठक की। 2,215 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान उन्होंने किया। सरकार की ओर से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। वहीं गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषय पर लखनऊ में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद अपनाने से इसका सीधा लाभ स्थानीय कारीगरों को मिलेगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। ओडिशा विधानसभा में विपक्षी बीजेडी विधायकों ने त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों पर बीडीओ को सशक्त बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सदन में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के राज्य के 51 महतारी सदनों का लोकार्पण जिले से किया। नवरात्र के पर्व के दौरान शुरू की गई महतारी सदन योजना को विष्णुदेव साय ने राज्य की माताओं और बहनों की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया। आयुर्वेद दिवस पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इनमें राज्य में 12 आयुष अस्पताल खोलने, आयुष महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स के लिए नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज शिक्षा, आयुष, वेतन, स्वास्थ्य और नियुक्ति से जुड़ी ये घोषणाएं मध्य प्रदेश की प्रगति को नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि धन शोधन जांच के तहत आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की करीब 7 करोड़ 44 लाख रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इन पर दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने 2022 में सत्येंद्र जैन की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन कब्जे के मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर की। असम ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया और संगीत ने अपनी एक अमिट आवाज। हर दिल में बसने वाले लाखों दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग आज पंचतत्व में विलीन हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी बहन पाल में बो ठाकुर और करीबी साथी राहुल गौतम ने तोपों की सलामी के बीच उन्हें मुखाग्नि दी। ये पल केवल एक संस्कार नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। हजारों चाहने वालों की आंखें नम थी। किसी ने अपना आदर्श खोया, किसी ने प्रेरणा और असम ने अपना एक बेटा। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जैसे ही आग की लपटें उठी, जुबिन जुबिन के नारे हवा में गूंजने लगे और लोग उनका गाना मायाबिनी रातेर बुकू गाते नजर आए। जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग अंतिम संस्कार स्थल में बने चबूतरे के किनारे बैठी थीं। पूरी रस्म के दौरान किसी के आंसू थम नहीं रहे थे। इससे पहले गायक जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को एम्स के डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दूसरा पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को कामरकुची, उत्तरी कैरोलिना गांव स्थित शमशान घाट पर
श्रद्धांजलि अर्पित की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामरकुची एनसी गांव के शमशान घाट में असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लखनऊ में बनाए गए लोटस पार्क की झलकियों के साथ।